जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ITA। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जी हाँ इनविटेशन टू अप्लाई आपको मिल गया। और जी हाँ, उसके बाद आपने जो है ना तैयारियां करनी होती हैं। मेडिकल टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद आप अपने पासपोर्ट्स जमा करवाएंगे और उस पर वीज़ा लग कर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन बातों पे फोकस करूँ, कह लीजिए कि जो प्री अराइवल जो है ना, यानी कनाडा आने से पहले आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो करना है। वैसे तो खैर आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, जब आपको ITA आया होगा उसमें भी लिखा होता है कि आपका जो पासपोर्ट है ना वो वैलिड होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है ना वो कम से कम 1 साल या 1.5 साल कुछ इस तरह से जो है ना वो इतनी उसकी एक्सपायरी में अभी टाइम हो। वैसे तो 6 महीने भी काफ़ी होता है, लेकिन वो जितना ज़्यादा होना वो उतना अच्छा है। तो अगर एक्सपायर होने वाले हैं या कुछ ऐसा है तो आप उसे जो है ना पहले से उसकी रिन्यूअल के लिए जो है ना आप जो भी बंदोबस्त कर सकते हैं ना वो कर लीजिए। अच्छा, उसके अलावा आप जहाँ पर भी लैंड करना है आपने, जो भी आपका जो है ना एयरपोर्ट है, या जिस शहर में भी आपने जो है ना जाना है और वहाँ पर रहना है, तो सबसे पहले जो है ना आप उस शहर के बारे में जान लीजिए, वहाँ का मौसम कैसा है उसके बारे में जान लीजिए। वहाँ पर अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर स्कूल्स जो है ना उसका सिस्टम कैसा है और किस एज से स्कूल स्टार्ट होता है। मुझसे एहतशाम ने पूछा था, तो स्कूल जो है ना वो 5 साल से यहाँ पर स्टार्ट होता है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो प्री के में ले लेते हैं, वो 4 साल में लेते हैं। उसमें दो किस्म के जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि फुल टाइम 3 डेज़, और एक होता है कि हाफ़ टाइम डेली। तो जो भी सूट करे, जिस तरह से भी हो, वो आप उसे देख लीजिएगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। गूगल कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मालूमात जो है ना उस पर भी मिल जाएंगी। जी हाँ, आने से पहले आपने अकोमोडेशन का बंदोबस्त करना है। वो मैंने एक वीडियो बनाई, वो इस सैस्कटून स्पेसिफ़िक थी, कि अगर आप सैस्कटून आ रहे हैं तो कौन से एरियाज़ या कौन से इलाके हैं जो अच्छे हैं जहाँ पर आप आकर रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन हासिल कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग होटल भी बुक करवाते हैं। यानी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना पहले ख़ुद आएँ, और उसके बाद जो है ना आप एरिया देखें, और फिर उस एरिया में जो भी आपको अकोमोडेशन, यानी जो भी एरिया आपको अच्छा लगे, फिर वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन लें। उससे पहले आप एयरबीएनबी है, होटल का ऑप्शन भी है, वो आप दोनों अवेल कर सकते हैं। एयरबीएनबी इज़ ईज़ी है, थोड़ा सा चीपर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने कुकिंग वगैरह और जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो आप खुद कर सकते हैं उसमें। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आप अपने ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने जो है उनकी एक लिस्ट बना लें आप। अपने एकेडमिक से शुरू करें, और आपकी डिग्रियां होंगी जो आपने असेसमेंट करवाई है वो भी आप अपने साथ रख लें। और मैं कहूँगा कि आप उन्हें स्कैन करके, और ऑनलाइन स्टोरेज जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हों, आप उसमें भी वो सेव कर लें। और उनकी हार्ड कॉपी भी आप अपने साथ ले आएँ। जो स्कैन करने का ऑप्शन है ना, डिजिटल ऑप्शन, ये बहुत ज़रूरी है और ये आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन स्टोरेज के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है तो आप यूँ कीजिए कि आप अपनी ईमेल में अटैच कीजिए और अपने आप को ही ईमेल कर लीजिए, तो भी वो आपकी ईमेल में जो है ना वो सेव रहेंगे। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो निकाहनामा है ना, वो ज़रूर लेकर आएँ। और बच्चों की अगर वैक्सीनेशन करवाई गई है तो वो भी ज़रूर लेकर आइए अपने साथ। अच्छा, उसके अलावा जब मैं आ रहा था तो एक उस वक्त ये बहुत आम था, आई डोंट नो कि अब है या नहीं है, कि पोलियो की वैक्सीनेशन कह रहे थे कि जनाब एयरपोर्ट पर जो है ना पोलियो की वैक्सीनेशन चेक होगी। तो मैं स्पेशली जो उनका दफ्तर था वहाँ पर गया, और मैंने वो एक कार्ड सा बना कर देते हैं कि भाई आपको जो है ना पोलियो की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो वो भी आप अपने साथ रख लें तो अच्छा है। और अगर आपके कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जो आप अपने साथ लाना चाहें तो कोशिश कीजिए कि वो भी आप अपने साथ ले आएँ। ड्राइवर लाइसेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास 3-4 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपकी जो कुछ
यहाँ पर आकर जो है ना कुछ क्लासेस लेना होती हैं, कुछ जो है ना रिटन की क्लासेस कह लीजिए वो लेना होती हैं, तो वो आपकी जो है ना वेव हो जाएंगी। तो आप हो सकता है कि डायरेक्ट रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं और आपको डायरेक्ट जो है ना एक्सपीरियंस ड्राइवर लाइसेंस मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना आप अपने साथ ज़रूर लाएं, नहीं बना हुआ तो बनवा लें। 3-4 साल पुराना हो तो उसकी जो है ना यहाँ पर अहमियत होती है। अच्छा, उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ फ़ंड जो है ना वो पूछ लेते हैं जब आप लैंड करते हैं, जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है तो पूछ लेते हैं कि वो आप शो करें। तो आप उसका बंदोबस्त भी कर लीजिएगा। कैश लाना हो कैश भी ला सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी ला सकते हैं, जो आप यहाँ पर अपने बैंक में जो है ना आकर जो अकाउंट खुलवाएंगे तो आप उसमें जमा करवा सकते हैं। मैं उस वक्त कैश लेकर आया था, और अगर आप $10,000 से ज़्यादा कैश लेकर आ रहे हैं तो वो पूछें या ना पूछें, आप ज़रूर उसे डिक्लेयर कीजिए। उसमें अपना जो लैंडिंग होगी तो आप उसे ज़रूर बताएं कि भाई मैं $10,000 हैं मेरे पास, 10,000 से ज़्यादा अगर डॉलर्स हैं तो वो ज़रूर आप एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करें। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है ना 2 फॉर्म्स हैं, अब नंबर मेरे जहन में नहीं है उनके ना, उनके जो नंबर्स या नाम है ना उन फॉर्म्स के, मैं देखकर तो स्क्रीन पर जो है ना वो लिख दूंगा, तो वो आपने फिल करने। अच्छा, एक फॉर्म है वो जो गुड्स या वो सामान जो आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं उसे कहते हैं अकम्पनिंग गुड्स। तो वो सामान जो आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं ना, वो तो आप वहीं पर उसे फिल कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, फिल कीजिए। अगर आप देखते हैं कि उसमें जो टेबल जो है ना वो उसमें खाने बहुत कम हैं और आपके पास सामान ज़्यादा है, तो आप एक वैसी टेबल बना के एक प्लेन पेपर पर तो उस फॉर्म के साथ आप उसे ज़रूर अटैच कीजिए और वो अपने साथ लेकर आइएगा। वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा जब आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद आप कस्टम से गुजरेंगे तो वो आपको जो है ना दिखाना होगा। अच्छा, उसके अलावा दूसरा एक फॉर्म जो होता है ना वो चीज़ें होती हैं जो आप पीछे छोड़ आएँ मगर आप बाद में लेकर आएंगे। अगर वो वैल्यूएबल्स हैं, अच्छी वैल्यू है उनकी, तो आप उन्हें ज़रूर डिक्लेयर कीजिए। जैसे गोल्ड है, पहली दफ़ा जब हम आए तो साथ नहीं लेकर आए थे, तो गोल्ड की आप असेसमेंट करवाएं किसी भी ज्वेलर से, वो आपको एक सर्टिफिकेट सा बना कर दे देगा और उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले लें आप, और वो फ़ोटोग्राफ्स जो है ना आप उस सर्टिफिकेट के साथ अटैच कीजिए कि वो आपके गोल्ड की या आप चांदी है जो भी है ना जो वैल्यूएबल, उसकी वो आपको एक सर्टिफिकेट सा बना देगा। आप ख़ुद भी लिख सकते हैं कि भाई ये गोल्ड इतना उसका वज़न है और उसकी मालियत जो है ना आज की डेट में इतनी है। तो वो आप जो आपका पीछे आने वाला सामान होगा अगर आप साथ नहीं लेकर आ रहे तो उसमें आप उसे डिक्लेयर कीजिए, वो फॉर्म भी फिल कीजिए, देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप बाद में लेकर आ सकते हैं। तो इन द फ्यूचर जब आप वो लेकर आएंगे तो आपको कोई उसकी कस्टम ड्यूटी या जो भी किसी मुल्क का जो कानून होता है जिसमें आप चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं या लेकर आते हैं, तो वो आपको वेव हो जाएगा अगर आप वो फॉर्म फिल करके उस कस्टम ऑफिसर को देंगे। वो उसे देखेगा, उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा, एक फ़ोटोकॉपी वो अपने पास रख लेगा, एक आपको वो वापस दे देगा। तो वो भी आपने जो है ना बहुत संभाल कर रखनी है। गूगल कर लीजिएगा कि कनाडा आप कौन सी चीज़ें अपने साथ ला सकते हैं और कौन सी चीज़ें अपने साथ नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मना होती हैं, जैसे सीड्स हो गए, वो मना है यहाँ पर लेकर आना, तो अवॉइड कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ ना हो, जैसे मैं कुछ दालें या कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ ले आया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अवॉइड की जो पाउडर की तरह की थी ना, वाइट पाउडर की तरह। तो जी हाँ, वो अवॉइड कीजिएगा। खामखा वो आपको रोक लेंगे और उसे चेक करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा इरादा है तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, जब आपका वीज़ा लगकर आ जाए आपके पासपोर्ट्स पर, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो जिस रोज़ आपका मेडिकल का एग्ज़ाम होगा ना उस डेट से 1 साल के लिए होती है। आप यूँ कह लें कि अगर आपका मेडिकल जो है वो मार्च में हुआ, मार्च 2025 में, तो वो मार्च 2026 तक जो है ना आपका जो वीज़ा उस आपके पासपोर्ट पर होगा, वो उस डेट तक होगा, यानी वो मार्च 2026 तक होगा। तो आपने उसे इस तरह से प्लान करना है कि उस डेट से पहले पहले आपने यहाँ पर लैंडिंग करनी है। अगर आपने वो डेट गुजार दी तो बहुत बुरा होगा। आई डोंट नो कि कभी किसी ने ऐसा किया या नहीं किया। तो फिर आपको जो है ना ये पीआर का प्रोसेस और ये फॉर्म और ये एक्सप्रेस एंट्री जो है ना, ये सब कुछ आपको दोबारा से करना होगा, दोबारा से हर
चीज़ होगी, आपकी असेसमेंट होगी, आपकी मार्क्स जो कह लिए कि कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर जो है ना वो भी दोबारा से होगा। तो कोशिश कीजिए उस डेट के अंदर अंदर जो है ना, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप अरेंज करें, अपने सीट्स बुक करवाएं, अपने टिकट्स बुक करवाएं। वो आप पहले करवा लें जितना अच्छा है, कम से कम 6 महीने पहले करवाएंगे तो जो एयरलाइन की जो टिकट्स हैं ना वो कुछ रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं। अच्छा, वो महीने अवॉइड कीजिएगा जिसमें जो है ना ये रेट्स पीक पर होते हैं। जैसे समर वेकेशंस जो है ना, उस वक्त अगर आप जून जुलाई अगस्त अगर उसमें आपने बुकिंग करवाई तो आपको जो एयरलाइन के टिकट्स हैं ना वो बहुत पीक पर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपने उसे दिसंबर में बुक करवाया और दिसंबर के जो लास्ट 10 डेज़ हैं और जनवरी के पहले 10 दिन हैं, तो वो जो है ना वो आपकी जो एयरलाइन की टिकट्स होती हैं ना, पूरी दुनिया में उस वक्त वो पीक रेट होता है, सबसे महंगी होती हैं उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली मुझे दिसंबर में आना हुआ, तो इस वजह से मुझे जो है ना ये बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ये बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपका जब इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा यहाँ कनाडा में, तो आपको एक लैंडिंग पेपर दे देंगे। अच्छा, ये लैंडिंग पेपर वो आपने बहुत संभाल कर रखने हैं, और जब वो आपको ये लैंडिंग पेपर दें तो आपने देख लेना है कि उस पर सब लोगों के नाम हैं और उसने सिग्नेचर कर दिए हैं, स्टैंप सही लगाई है, स्टैंप पर डेट ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल आराम से और अच्छी तरह चेक कर लीजिए। मैं आया जब तो बहुत फ्रेंडली थे वो जो बंदा था हमारा, हम खड़े हुए थे तो उसने हमें, क्योंकि हमारे साथ बेटा था मेरा उस वक्त छोटा था, तो उसने देखा कि ज़ाहिर है एक बहुत लंबी फ़्लाइट होती है जिसके बाद आप जो है ना कनाडा पहुंचते हैं। तो उसने देखा कि ये बहुत थके हुए हैं और यानी 11 या 12 बज रहे थे रात के। तो उसने देखा कि ये बहुत थके हुए, तो उसने हमसे सब पेपर्स लेके तो हमें कहा कि आप जाएं, आप बैठ जाएं, अगर मुझे इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा और बुला लूँगा और फिर मैं आपसे पूछ लूँगा। लेकिन खैर उसमें कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जब आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो आप अपने साथ ग़ालिबन फ़ोटोग्राफ्स लेकर आएंगे। आई डोंट नो कि अब ये चेंज हो गया है, अब हो सकता है कि वो आपके वहीं पर एयरपोर्ट पर ही फ़ोटोग्राफ्स लें। मैं जब आया था तो मैं अपने साथ फ़ोटोग्राफ्स लेकर आया था। वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा उसमें लिखा होगा कि आपने क्या क्या अपने साथ लेकर आना है। तो वो फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो आपके पीआर कार्ड पर लगते हैं। तो बहुत से लोगों के वो फ़ोटोग्राफ्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो वो फिर आपको बाद में जो है ना दोबारा से रिक्वेस्ट आती है उन फ़ोटोग्राफ्स की। तो कोशिश कीजिएगा कि उनका जो एक स्टैंडर्ड है, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। उनका जो एक स्टैंडर्ड है ना वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेकर आएँ अपने साथ। अगर अब चेंज हो गया है मैं देख लूँगा, स्क्रीन पर लिख दूँगा अगर उसमें कोई तब्दीली आई है, चेंज हुआ है कि अब वो किस तरह से प्रोसेस होता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही था। अच्छा, उसके अलावा आपसे वो एक एड्रेस पूछेगा कनाडा का। अच्छा, वो एड्रेस आपसे इसलिए पूछेगा, वो पोस्टल एड्रेस होगा जिस पर आपको वो आपके पीआर कार्ड्स बाय मेल जो है ना भेजे जाएंगे। तो आप देख लीजिए वो आपने कौन सा एड्रेस देना है, या आप उसे कह दीजिए कि मेरे पास अभी नहीं है, तो शायद आपको एक फॉर्म देगा जो आपने बाद में फ़िल करके जो है ना उन्हें वापस सेंड करना होगा। उससे थोड़ा सा आपके पीआर कार्ड्स आने का प्रोसेस लंबा हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं कि उस एड्रेस पर जो है ना आपके पीआर कार्ड्स आ जाएं। तो ये आप इसके ऊपर आप जो है ना पहले से वर्कआउट कर लीजिएगा कि इस चीज़ को आपने किस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और फॉर्म जो है ना वो आपको जहाज़ में ही दे दिया जाएगा। एक छोटा सा फॉर्म होगा, उसमें आपने फ़िल करना है कि भाई आप अपने साथ कितने अमाउंट की जो है ना वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ग़ालिबन आपने $500 तक मैंने शायद डिक्लेयर किया था कि अच्छा, वो चीज़ें होती हैं जो वो लोग समझ रहे होते हैं कि आप वहाँ से ला रहे हैं, किसी के लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं या वो लेकर आए। शायद वो $1000 से अगर ज़्यादा हों तो फिर उसके ऊपर कोई ड्यूटी होती है। आप उससे भी ज़रूर गूगल कर लीजिएगा और डबल चेक कर लीजिएगा कि उसका आपने क्या करना है। तो जी हाँ, जब आप ये सब प्रोसेस कर लेंगे एयरपोर्ट पर तो वो ऑफिशियली आपको कहेंगे वेलकम टू कनाडा, वेलकम टू योर न्यू होम।
तो चलिए, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और आप लोगों को कुछ ये भी बता दूं कि आपने जो प्री अराइवल चीज़ें हैं वो क्या क्या करनी है। मैं तो खैर अपने साथ बर्तन भी लेकर आया था वहाँ से। मेरे बैग में उस वक्त जगह थी। बर्तन चूँकि मुझे अंदाज़ा था यहाँ पर आकर मैं उन्हें डॉलर्स में ख़रीदूँगा। आप जितनी सेविंग कर सकते हैं इन द स्टार्ट वो कर लीजिए। बर्तन मेरे पास थे, बहुत अच्छे थे, मैं वो अपने साथ लाया। उनको मैंने कपड़ों में लपेट दिया था, इस वजह से कोई बर्तन टूटा भी नहीं और वो सब के सब जो है ना बिल्कुल सही यहाँ पर पहुँच गए। आप अपना सिनेरियो देख लीजिएगा कि आप किस तरह से आ रहे हैं, आप वो चीज़ें ला सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसी वो बात नहीं है, आप यहाँ पर आकर भी ले सकते हैं। प्राइजेज़ आप कंपेयर कर सकते हैं। आप अब तो खैर इंटरनेट जो है ना बहुत एडवांस है। आप अमेज़ॉन, गूगल और यहाँ पर आप जाएँ, देखें, आपको प्राइजेज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ से लाना वर्थ करते हैं या यहाँ पर आकर आप ख़रीद सकते हैं कि आपके पास जगह है आपके बैग्स में या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अहम अहम हों एज़ कम्पेयर टू कि आप बर्तन अपने साथ लेकर आ रहे हों। कपड़ों का आप देख लीजिएगा, मौसम के हिसाब से गर्मी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं हमारे हिसाब से गर्मी नहीं होती यहाँ पर। कपड़े किसी भी किस्म के जो है ना चल जाते हैं, लेकिन जैकेट्स अगर आप अपने साथ लेकर आना चाहें तो वो बहुत अच्छा है। गर्म कपड़े आप ले आएँ। मैं आते हुए ब्लैंकेट भी ले आया था अपने। आई डोंट नो कि आप ला सकते हैं या नहीं। देख लीजिएगा, अगर जगह हो तो ले आइएगा, नहीं है तो आप यहाँ से आकर भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया और मैंने उस वक्त जो कैलकुलेशंस की उस हिसाब से मुझे जो सही लगा तो मैंने वो किया। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपको उस हिसाब से क्या चीज़ सही लगती है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा और अपने साथ जो चीज़ें ला सकें वो ज़रूर लाइएगा। जी हाँ एहतशाम, मैं आपका जो कमेंट्स आपने किया वो चूँकि मैं उस कमेंट में इतना लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे सकता था, फिर भी मैंने कोशिश की, थोड़ा सा मैंने उसे जो है ना कंक्लूड किया है उसमें। और उसके ऊपर पूरी एक वीडियो चाहिए होगी मुझे तफ़सील बताने के लिए। और जी हाँ, वो सैस्कटून बेस्ड होगी वो वीडियो, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी होगी कि आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से लेंगे। उसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से क्या करना है आपने। आप हमारे मुल्कों में जो है ना एक पैरेलल पार्किंग, वो उसका कोई ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करके आ सकते हैं उसकी। ज़्यादातर लोग उसमें यहाँ पर आकर फ़ेल हो जाते हैं। सलीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को पसंद किया। ज़ीशान तारिक, आपका भी बहुत शुक्रिया, कराची से हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ी सी मुझे आप लोगों की और सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर इस वक्त इस चैनल को और ज़्यादा कामयाब करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये इमिग्रेशन के हवाले से और वीडियोस लाता रहूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जॉब मार्केट के बारे में आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर वो किस किस्म की हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।